गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग सीईटी की तैयारी में, हरियाणा पुलिस की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? और मेरे बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे सांग या हम पढ़ रहे थे नृत्य यानी कि फोक डांस। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। हमने बहुत सारे नृत्यों को कल की क्लास में पढ़ लिया था बच्चों, और उन्हीं नृत्यों के अंदर एक नृत्य हमने लूर नृत्य भी पढ़ा था, और लूर नृत्य से एक जबरदस्त क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम कवर करते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइएगा, हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको टुनमुनिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो नृत्य हमने पढ़ा है लूर नृत्य, तो उस लूर नृत्य को हम क्या बोलते हैं? टुनमुनिया नृत्य भी बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो एक अपना ये क्वेश्चन बच्चों छूट गया था कल की क्लास में, तो इसे आज हम कवर कर रहे हैं कि टुनमुनिया नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? लूर नृत्य को, जिसका अर्थ क्या होता है? लड़की होता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी बातें हमने कवर कर ली थी। एक नृत्य है बच्चों मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य, मंजीरा नाम का जो नृत्य है ना, इसका आयोजन आपसे पूछा जाएगा कि किस अवसर पर मंजीरा नामक नृत्य का जो आयोजन है वो किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मंजीरा नृत्य का जो आयोजन है वो धार्मिक अवसरों पर और त्योहारों पर किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मंजीरा नामक नृत्य का जो आयोजन है वो कौन से अवसरों पर किया जाता है? तो आप बोलेंगे धार्मिक अवसर और त्योहारों पर जिस नृत्य का आयोजन किया जाता है उसे हम बोलते हैं मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अब नृत्य होगा तो सीधी सी बात है बच्चों, वाद्य यंत्र तो बजेंगे, और इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन से होंगे? डफ। डफ नाम का वाद्य यंत्र, जिसके नाम पर हमने नृत्य भी पढ़ा था, डफ नृत्य, जिसकी प्रस्तुति सबसे पहले 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों हुई थी, ये भी हमने कवर किया था। डफ के अलावा नगाड़े, ठीक है, और नगाड़े के साथ साथ मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस नृत्य का नाम भी मंजीरा नामक वाद्य यंत्र के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि इस नृत्य को करते हुए लोग मंजीरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में मंजीरा नृत्य सबसे ज्यादा प्रचलित होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो मंजीरा नृत्य जो सबसे ज्यादा प्रचलित होगा मेरे दोस्त, वो मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। एक नृत्य बच्चों रतवाई नृत्य, कल हमने पढ़ा था रतवाई नृत्य, तो ये भी कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र में। और मेवात का कौन सा इलाका बच्चों? नू। नू के साथ साथ फिरोजपुर जिरका। तो मेवात के नू और फिरोजपुर जिरका क्षेत्रों में सबसे प्रचलित जो नृत्य है वो रतवाई नृत्य है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रतवाई नृत्य कौन सी ऋतु के दौरान किया जाता है? तो क्वेश्चन जो निकल के आएंगे बच्चों वो इन्हीं लाइन के बीच से निकल के आएंगे। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। हालांकि आपको ये तो पता होगा कि रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र में प्रचलित है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देगा एग्जामिनर, तो बच्चों अपना क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो सकता है। तो आपको लैंग्वेज बदलने के साथ पता होना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनेगा कि वर्षा ऋतु के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है मेवात क्षेत्र में? तो मेवात क्षेत्र में बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे हम बोलेंगे रतवाई नृत्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? रतवाई नृत्य। ठीक है बच्चों, एक नृत्य है बीन बांसुरी। कौन सा नृत्य है? बीन बांसुरी नृत्य। तो बीन तो आप लोगों ने देखी होगी है ना, शादी वगैरह में। आजकल तो डीजे वगैरह आ चुके हैं, लेकिन पहले मेरे दोस्त शादियों के अंदर बीन और बांसुरी का यूज किया जाता था। तो बीन बांसुरी नृत्य के अंदर गड़वे, मिट्टी का ये गड़ा होता है, साथ ही साथ बीन और बांसुरी के संगीत में लोक गीत गाकर मेरे दोस्त ये नृत्य किया जाता है।
बांगरक क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है। बीन बांसुरी जो है ये बांगरक क्षेत्र, और बांगरक क्षेत्र कौन सा है? ये हरियाणा का मध्य भाग है, यानी कि ठेठ बांगरक क्षेत्र कौन सा होगा? हरियाणा के अंदर ठेठ बांगरक क्षेत्र जींद होगा बच्चों। कौन सा होगा? जींद होगा। और जींद का कौन सा इलाका? उचाना। उचाना को बांगर की राजधानी भी लोग बोल देते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो नृत्य गढ़वे, बीन और बांसुरी के साथ किया जाता है, तो बीन और गढ़वा ये अपने हरियाणवी कल्चर के महत्वपूर्ण भाग हैं। बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणवी कल्चर को देखते हुए बीन और गढ़वा। यहां से एक नृत्य और आपको याद रखना है, चौपाई। एक नृत्य और मैं आपको बता रहा हूं, चौपाइया नृत्य। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपसे कोई पूछ ले कि चौपाइया नृत्य, तो मेरे बेटा चौपाइया नाम से ही पता चल रहा है। चार पंक्तियों या चार अंगों पर यह आधारित होता है। चार पंक्तियों या चार अंगों के ऊपर आधारित जो नृत्य होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? चौपाइया नृत्य बोलेंगे। ये चौपाइया नृत्य भी बच्चों आपका जो प्रचलित होगा ये मेवात क्षेत्र में प्रचलित होगा। कहाँ पर प्रचलित होगा ये? मेवात क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित होगा चौपाइया नृत्य भी, ठीक है। एक नृत्य आपसे पूछा जाता है घोड़ी नृत्य। आपसे पूछा जाएगा कि घोड़ी नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है, तो घोड़ी नृत्य किया जाता है मेरे दोस्त विवाह के अवसर पर। घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि घोड़ी नृत्य जो है ना ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला आपका क्या होगा? नृत्य होगा। अब हम बात करते हैं अपने हरियाणा के राजकीय नृत्य के बारे में। हरियाणा का राजकीय नृत्य बच्चों, हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो क्या होगा? सारे के सारे बच्चे जानते होंगे, वो होगा तवांग। तवांग जिसे हम क्या बोलते हैं? सांग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सांग। और इस सांग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बेस भरना, या हम बोल सकते हैं किसी की हूबहू नकल करना। हूबहू नकल करना, ठीक है बच्चों। तो हूबहू नकल करना उसी को हम क्या बोलते हैं? सांग बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो सांग है मेरे दोस्त ये क्या होता है? सांग एक प्रस्तुति है। सांग क्या है? एक प्रस्तुति है मेरे बच्चों। सांग एक प्रस्तुति है, और इस प्रस्तुति में क्या क्या शामिल होता है? इस प्रस्तुति के अंदर आपका नाटक शामिल होता है, नौटंकी शामिल होती है, तमाशा शामिल होता है, इसमें संगीत शामिल होता है, इसमें नृत्य शामिल होता है,
इसमें रागनी शामिल होती है, इसमें राग शामिल होते हैं, इसमें वाक मिश्रण शामिल होता है। तो इतनी चीजों से मिलकर मेरे बच्चों जो प्रस्तुति बनती है उस प्रस्तुति को हम सांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांग। तो आपसे कोई ये पूछ लेना कि भाई क्या होता है सांग, आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या होता है सांग, तो आपको बोलना है कि सांग नाटक, नौटंकी, तमाशा, संगीत, नृत्य, रागनी, राग, वाक मिश्रण, इन सभी का बच्चों जो मिश्रण होगा, इन सभी को मिलाकर जो प्रस्तुति बनेगी उस प्रस्तुति को हम क्या बोलते हैं? सांग बोलते हैं। आपको ये भी पता होगा कि किसी भी प्रस्तुति के अंदर जब इतनी चीजें शामिल हैं तो बच्चों वो प्रस्तुति जो है वो क्या लेगी? समय लेगी। तो आपका जो एकल सांग होता है ना, इस एकल सांग की प्रस्तुति का जो कम से कम समय होता है, न्यूनतम जो समय होता है बच्चों, कम से कम है, छोटे से छोटा सांग करने में जो समय लग जाता है वो लग जाता है 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे। और बड़े से बड़े जो सांग है ना वो तो कई महीने मेरे बच्चों चल जाया करते हैं। तो छोटे से छोटा जो सांग होगा वो 5 से 6 घंटे ले लेता है, लेकिन जो बड़ा सांग होगा वो तो कई कई दिन और महीने भी चल जाया करता है। तो मेरे बेटा आज किसी भी व्यक्ति के पास एक जगह के ऊपर बैठकर 5 से 6 घंटे सांग देखने का समय ही नहीं बचा हुआ, और कोई सांग देखने की कोशिश भी करेगा एक जगह बैठकर 5 से 6 घंटे, तो तब तक घर का बच्चों क्या बिगड़ लेगा? सांग बिगड़ लेगा। तो आज जब 5 से 6 घंटे किसी व्यक्ति के पास एक प्रस्तुति को देखने के लिए समय ही नहीं बचा हुआ, तो बच्चों सांग जिन चीजों से मिलकर बना हुआ था, आज वो सारी की सारी प्रस्तुतियां क्या है? सांग से अलग हो चुकी हैं और अलग तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाता है। जो हम 10 से 12 मिनट की कोई रागनी सुनते हैं, तो ये रागनी बच्चों आज तो हम मोबाइल के ऊपर सुन लेते हैं, टीवी में सुन लेते हैं, रेडियो में सुन लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये सुनने के, देखने के माध्यम नहीं हुआ करते थे, तो बच्चों ये रागनी लोग कहाँ पर सुना करते थे, देखा करते थे? ये सांग के अंदर देखा करते थे। आज हम कोई सीरियल देख लेते हैं, नाटक देख लेते हैं 20 से 25 मिनट का, बच्चों ये नाटक जो है ना पहले सांग का ही हिस्सा था। आज जो हम 3 से 4 मिनट का कोई भी गाना सुन लेते हैं, संगीत सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, तो ये म्यूजिक बच्चों जब सुनने के साधन नहीं थे तो लोग कहाँ सुनते थे? सांग में ही सुनते थे। गांवों के अंदर जो तमाशा करने वाला आता है, तो ये तमाशा बच्चों अलग नहीं किया जाता था, ये सांग का ही क्या होता था? पार्ट होता था। तो आज जिन चीजों से मिलकर सांग बना था वो सारी की सारी प्रस्तुतियां मेरे बच्चों अलग अलग दर्शाई जाती हैं। पहले ये अलग अलग नहीं दर्शाई जाती थी। इन सारी की सारी प्रस्तुतियों से मिलकर जो एक प्रस्तुति बनती थी, जो कम से कम बच्चों छोटे से छोटा सांग 5 से 6 घंटे चला करता था, ठीक है, तो वो प्रस्तुति हमारी सांग थी, जिसको हम अपने हरियाणा का क्या बोलते हैं? राजकीय नृत्य बोलते हैं। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले मेरे दोस्त कि जो सांग है ना ये किस पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये लकड़ी के तख्ते पर किया जाता है बच्चों। 3.5 मीटर लंबे लकड़ी के तख्ते पर किया जाता है। तो लकड़ी के तख्ते की मेरे बच्चों लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है, 3.5 मीटर। ठीक है। और इस लकड़ी के तख्ते के ऊपर जो लोग बैठते हैं वो सम संख्या में बैठते हैं। सम संख्या में लोगों की संख्या आपको इस लकड़ी के तख्ते पर बैठी हुई नजर आएगी। सम तो समझते हो, तो 2 से भाग हो जाए, है ना? या हम बोल सकते हैं 10 से 12 लोग।
ठीक है, 10 से 12 लोग। तो विषम संख्या में तख्ते के ऊपर बच्चों आपको व्यक्ति बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, सम संख्या में बैठे हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, सांग जो होता है ना, इसके अंदर किस प्रकार के रस की प्रधानता होती है? पेपर में पूछा गया कि सांग में किस प्रकार का रस होता है। तो सांग में मेरे बेटा याद रखिएगा, एक तो श्रृंगार रस होगा, एक होगा वीर रस, और एक आप लोग सांग देखते देखते हंसी मजाक भी आपको देखने को वहां मिलता है, तो कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों रस आपको सांग में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, सांग की जो शुरुआत की जाती है वो किससे की जाती है? आपसे कोई पूछ ले कि भाई सांग की जो शुरुआत है वो हम किससे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है देवी भवानी। देवी भवानी को सबसे पहले याद किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है और उनकी प्रशंसा में एक गीत गाया जाता है। तो देवी भवानी के प्रशंसनीय गीत के साथ बच्चों क्या है, शुरुआत की जाती है किसकी? सांग की। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताइएगा सर, वीर रस कौन सा होता है? बेटा वीर रस वो रस होता है जिसमें वीरता की बातें की जाती है। ठीक है ना, जैसे अब 26 जनवरी को हम अपने बहादुरों की वीरता की गाथाएं जो है वो सुनेंगे, तो उसमें कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। किसी को सुनने के बाद जब अपने को हंसी आती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा रस है? हास्य रस है। आपने रस नहीं पढ़े हिंदी में? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहां पर लिख रखा है बच्चों, सांग जो है ना वो एक तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? हूबहू नकल करना, किसी दूसरे की हूबहू नकल करना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सांग बोलते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध लेखक हुए हैं डॉक्टर शंकर लाल यादव, और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर शंकर लाल यादव के अनुसार बताया गया है कि सांग का जो धार्मिक स्वरूप है ना, इसको 16वीं सदी के अंदर सबसे पहले कौन से संतों ने अपनाया था? वैष्णव संतों ने अपनाया था। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा किस व्यक्ति के अनुसार सांग के धार्मिक स्वरूप को 16वीं सदी के अंदर वैष्णव संतों ने अपनाया था? तो उस लेखक का नाम याद रखना है, शंकरलाल यादव। और शंकरलाल यादव ने बताया है कि वैष्णव संतों ने बच्चों इस सांग के स्वरूप को 16वीं सदी के अंदर अपनाने का काम किया था। लेकिन वो सांग का कौन सा स्वरूप है? धार्मिक स्वरूप है। ठीक है, वल्लभाचार्य नाम के जो संत हैं, उन्होंने मेरे बच्चों भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित जो भी नाटक हैं, उन नाटकों को रासलीला के रूप में प्रचारित किया। किस रूप में प्रचारित किया? रासलीला के रूप में प्रचारित किया। और प्रचारित करके गीति नाट्य परंपरा की क्या की थी? शुरुआत की थी। और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर मेरे दोस्त ये हैं, जो आपको नजर नहीं आएंगे फिर, लेकिन आप लोगों को यहाँ डीपली तरीके से पढ़ना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि बताइएगा कृष्ण अभिनय को रासलीला के रूप में प्रचारित करके गीति नाट्य परंपरा की शुरुआत किस संत ने की है? तो उनका नाम है वल्लभाचार्य। धार्मिक स्वरूप को वैष्णव संतों ने कौन सी सदी में अपनाया था? 16वीं सदी के अंदर अपनाया था। इस बात की जानकारी हमें कौन देते हैं? प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर शंकरलाल यादव देते हैं। ठीक है बच्चों, एक और जबरदस्त क्वेश्चन है कि 16वीं सदी के अंदर राज्य में रासलीला और रामलीला की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो राज्य के अंदर रासलीला और रामलीला की शुरुआत कौन सी सदी में मानी जाती है बच्चों? 16वीं सदी में मानी जाती है। सैयद आगा हसन अमानत, एक और नाम आप लोग पढ़ेंगे, सैयद आगा हसन अमानत। सैयद आगा हसन अमानत ने मेरे दोस्त एक सभा का गठन किया था, और उस सभा को हम क्या बोलते हैं? इंदर सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदर सभा हम बोलते हैं। आपसे कोई ये पूछ ले कि
हरियाणा क्षेत्र का जो संगीत और सांग है, इसके बारे में हमें जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो कौन से पुराण में मिलता है? तो यहाँ पर एक पुराण का नाम भी आप लोग याद रखेंगे कि वो कौन सा पुराण है जिसमें हरियाणवी सांग के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलता है। उस पुराण का नाम है मेरे दोस्त हरिवंश पुराण। कौन सा पुराण है? हरिवंश पुराण है। ठीक है, तो सबसे पहले हरिवंश पुराण में ही हरियाणवी सांग और संगीत के बारे में लोगों को वर्णन मिलता है। ठीक है, बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणवी सांग का सबसे पहले जो वर्णन हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? हरियाणवी सांग का सबसे पहले वर्णन मिलता है लाडवा कुरुक्षेत्र के 14वीं सदी के ग्रंथ सांग राजा रतन सेन का। बच्चों लाडवा के अंदर सबसे पहले जो सांग है ना वो हरियाणा में हुआ था। ठीक है, 14वीं सदी का ये कोई ग्रंथ है जिसमें बच्चों सांग राजा रतन सेन का, उसके अंदर हरियाणवी सांग के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणवी सांग का सबसे पहले वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो हम बोलेंगे लाडवा कुरुक्षेत्र से। ठीक है, कौन सी सदी के ग्रंथ से? 14वीं सदी के ग्रंथ से। और इस सांग का नाम है सांग राजा रतन सेन का। अच्छे तरीके से हरियाणा में जो सांग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है वो 1730 ईस्वी में मानी जाती है। तो हरियाणा के अंदर सांग परंपरा की जो शुरुआत है वो कब मानी गई? 1730 में। और 1730 के अंदर मेरे बच्चों हरियाणा में सांग की शुरुआत करने का काम किया था किसने? किशन लाल भाट ने। किशन लाल भाट जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, जिन्होंने हरियाणा के अंदर सांग परंपरा को अच्छे तरीके से क्या किया था? शुरू किया था। बच्चों सबसे पहले सांग को शुरू करने में किशन लाल भाट का जब नाम आता है तो इनको हम सांगों का विषम पितामह भी बोलते हैं। तो हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय किशन लाल भाट को। कहाँ से थे? मेरठ से थे। सांगों का विषम पितामह किसे कहा जाता है? किशन लाल भाट को कहा जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि इनके कौन कौन से प्रसिद्ध सांग रहे हैं। तो इनके प्रसिद्ध सांगों में मेरे बच्चों एक तो है लैला मंजनू। लैला मंजनू और साथ के साथ हीर रांझा। तो हीर रांझा और लैला मंजनू ये दोनों के दोनों प्रसिद्ध सांग किसके हैं? किशन लाल भाट के हैं। बच्चों किशन लाल भाट के बाद बिहारी लाल नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ। बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने बताया कि पंडित रामकृष्ण व्यास के अनुसार हरियाणा में जो सांगों की शुरुआत हुई थी ना वो 1206 में हुई थी। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा बिहारी लाल के अनुसार या रामकृष्ण व्यास के अनुसार हरियाणा में सांगों की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? वो 1206 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है ना, बताया जाता है कि बच्चों इनके शिष्य चेतन, ये तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि हरियाणा में सांगों की जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी में मानी गई है। बिहारी लाल के बाद बेटा नेक्स्ट है बंसी लाल। 19वीं सदी के आरंभ में इन्होंने सांग परंपरा को पुनर्जीवित करने का क्या किया था? काम किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी में सांग परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो हम किसे देते हैं? बेटा वो वो बंसीलाल को देते हैं। किसको देते हैं? बंसीलाल को। और बंसीलाल के जो तीन प्रमुख सांग हैं उनमें गुरु गुग्गा, राजा नल और गोपी चंद। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों इनके प्रमुख सांग हैं, गुरु गुग्गा, राजा नल और गोपी चंद। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताइएगा 19वीं सदी की शुरुआत में सांग परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय हम किसे देते हैं? बंसीलाल को। हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय किसे देते हैं? किशन लाल भाट को। किशन लाल भाट ने सांग परंपरा को कब शुरू किया था? 1730 ईस्वी में। किशन लाल भाट कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के रहने वाले थे। ठीक है, सर जी मेरा सीईटी का फॉर्म गलत हो गया
तो बेटा अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे तो हो नहीं। बार बार चेयरमैन साहब ने बोला है कि गलती नहीं करनी, फिर भी तुम गलती कर देते हो, तो इसका मतलब आप लोग सीरियस नहीं होंगे इस नौकरी के प्रति। क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी यदि तुम गलत कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि भाई आप फिर सीरियस नहीं हो, है ना। चलेगा, अब हम बात करते हैं अली बख्श की। हरियाणा लोक रंगमंच का पिता कहा जाता है अली बख्श को। रहने वाले थे मेरे दोस्त कहाँ के? रेवाड़ी के। अली बख्श कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। और इनको हम क्या बोलते हैं? हरियाणा लोक रंगमंच का जनक बोलते हैं, या हरियाणा लोक थिएटर का इन्हें पितामह हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हरियाणा में किस मुगल सम्राट ने सांगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था? तो बच्चों वो थे औरंगजेब। ठीक है ना। तो हरियाणा में सांगों के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब थे। बच्चों अब सांग के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ें। सांग जो होता है ना, ये किसके ऊपर आधारित होता है? तो एक तो जो प्राचीन कहानियां हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं, पुरानी जो कथाएं हैं बच्चों, उन कहानियों के ऊपर सांग जो है वो किए जाते हैं। इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर ये आधारित होते हैं। और जरूरी नहीं है कि बच्चों वो घटना हुई भी हो, कल्पना के ऊपर भी आपके जो सांग है वो आधारित हो सकते हैं। ठीक है। तो कथानक स्रोत क्या होगा सांग का? पुरानी कहानियां होंगी, ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, और अपनी मनमर्जी से मेरे दोस्त जो किरदार तैयार किए गए हैं, कल्पना के ऊपर आधारित होते हैं क्या? सांग। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सांग की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो मैंने आप लोगों को बताया देवी भवानी का प्रशंसनीय गीत। देवी भवानी का देवी भवानी का प्रशंसनीय गीत, या हम बोलेंगे बच्चों गूंगा दमोड़ा नृत्य। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी सांग शुरू होगा तो एक गूंगा आदमी जो है ना वो उठकर स्टेज के चारों ओर क्या काटेगा? एक चक्कर काटेगा। और बच्चों उस गूंगे का स्टेज के ऊपर चारों ओर चक्कर काटना, उसे हम बोलते हैं गूंगा दमोड़ा नृत्य। और जब ये गूंगा दमोड़ा नृत्य हो जाता है तो सारे लोग आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है। तो उनको मेरे बच्चों ये पता लग जाता है कि अब सांग जो है ना वो शुरू होगा। तो सांग के शुरू होने का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो गूंगा दमोड़ा नृत्य होता है। नहीं, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा ऐसे ही। ठीक है बच्चों, पात्र करेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देव का रूप, दानव का रूप, पशु का रूप, मानव। ठीक है। आदि का समावेश आप लोगों को नजर आएगा एक सांग के अंदर। तो सांग के अंदर जो करेक्टर होते हैं बच्चों, वो देव, दानव, पशु, मानव आदि करेक्टर शामिल होते हैं। सांग के अंदर रस कौन सा होता है? सांग के अंदर श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, शांत रस होता है। कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है। हम बात करेंगे कौन कौन से रागों का प्रयोग किया जाता है। तो रागों में बच्चों भैरव, भैरवी, तोड़ी, कल्याण, भूपाली, मालकोस, असावरी। ठीक है ना। ये याद करना कोई जरूरी भी नहीं है। कौन कौन से तालों का प्रयोग बच्चों सांग में सांगी लोग करते हैं? ये तालों के नाम है कहरवा, दादरा, तीन ताल, रूपक ताल। बच्चों हम बात करेंगे मंचन, यानी कि मंच कैसा होता है। तो मंच मैंने आप लोगों को बता दिया कि लकड़ी का 3.5 मीटर वर्गाकार एक मंच तैयार किया जाता है, और इसके ऊपर सम संख्या में लोग बैठते हैं। और इस स्टेज के चारों ओर खुले आसमान में बच्चों जमीन के ऊपर जो लोग हैं जो सांग देखने आए हैं वो बैठते हैं। ठीक है। इसलिए सांग को हम ओपन थिएटर भी बोल देते हैं, क्योंकि सांग का जो मंच तैयार होता है वो खुले आसमान में ही तैयार होता है। लोग जो देखने इसको आते हैं उसके लिए कोई सिस्टेमेटिक ढंग से मेरे दोस्त आपको नहीं दिखेगा। चीजें बिखरी हुई होती है,
इसको हम ओपन थिएटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम? ओपन थिएटर बोल देते हैं। ठीक है। इसके अंदर बच्चों एक करेक्टर होता है विदूषक। सांग के अंदर एक करेक्टर क्या होता है? विदूषक। और विदूषक कौन होगा? हास्य रस उत्पन्न करने वाले को हम क्या बोल देते हैं? विदूषक बोल देते हैं। हास्य रस उत्पन्न करने वाला जो पात्र होता है वो कौन होगा? विदूषक होगा बच्चों। क्या होगा? विदूषक होगा। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे सांग के अंदर जो गीत की शैली होती है वो चौबेला होती है। और चौबेला का मतलब है चार पंक्तियों पर आधारित। यानी कि जब भी बच्चों कोई व्यक्ति खड़ा होके बोलेगा तो वो एक पंक्ति नहीं बोलता बल्कि तीन चार पंक्ति बोलेगा, और चार पंक्तियों को हम बोलते हैं चौबेला। क्या बोलते हैं? चौबेला। तो सांग के अंदर जो गीत की शैली होगी वो कैसी होगी? चौबेला होगी। विदूषक कौन होगा? विदूषक वो होगा जो सांग की स्टेज के ऊपर बच्चों हंसाने का काम करेगा, लोगों को हंसाने वाला पात्र होगा। और हंसाने वाला कौन से रस को उत्पन्न करेगा? हास्य रस को उत्पन्न करेगा। ठीक है। कीजिएगा एक बार फटाफट ये बातें नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खुशबू सर ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है? बेटा ये रिकॉर्डेड है खुशबू, ठीक है ना? हाँ, लाइव नहीं है। और ये 2024 की क्लास है। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे मोबाइल के ऊपर लाइव लिखा नहीं आता? स्क्रीन के ऊपर लाइव लिखा नहीं आ रहा? सर जी इंग्लिश में बताओ। बेटा सांग को इंग्लिश में नहीं बता सकते, ठीक है? हाँ, हिंदी में ही पढ़ो इनको तुम बड़े खतरनाक बच्चे हो रखे हो यार। हरियाणा जी के भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो? दादा परदादा यहीं के थे क्या, या इंग्लैंड वगैरह से आए थे, जर्मनी से? यार ये तो सिंपल सी बातें हैं, सांग की बातें हैं। ये भी तुम्हें इंग्लिश में चाहिए? चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर जो प्रसिद्ध सांगी रहे हैं अपने हरियाणा के बच्चों, उनका कोई ना कोई सांग पेपर में पूछ लिया जाता है। आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो सांग मैं बता के चलूंगा, बस वो आप लोग याद रखें। बच्चों हम बात करेंगे, हमारे प्रसिद्ध सांगी हुए हैं पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम जो है ये सिसाना गांव में पैदा हुए। और सिसाना गांव है मेरे दोस्त सोनीपत जिले का। और पंडित मांगेराम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हरियाणा का कवि शिरोमणि कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि कहा जाता है। पंडित मांगेराम के आपको मेरे बच्चों ये चार सांग याद रखने हैं। एक सांग का नाम है कृष्ण जन्म, एक का नाम है ध्रुव भगत, एक का नाम है नवरतन, और एक का नाम है दुष्यंत शकुंतला। तो कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरतन, दुष्यंत शकुंतला, ये मांगेराम के मेरे बच्चों क्या हैं? सांग हैं। एक सांगी हुए हैं प्रसिद्ध धनपत सिंह। धनपत सिंह। धनपत सिंह के बच्चों दो सांग याद रखने हैं, एक लीलो चमन और एक ज्ञानी चोर। ज्ञानी चोर की गुफा हम पढ़ते हैं ना महम के अंदर, हाँ, तो उसी चोर के बारे में बच्चों बहुत तगड़ा सांग किया धनपत सिंह ने। तो लिल्लो चमन और ज्ञानी सिंह ये किसके हैं? धनपत सिंह के सांग हैं। एक सांगी हुए हैं बालक राम। ठीक है। बालक राम, बालक राम के भी आपको सिर्फ दो सांग याद रखने हैं, एक तो पूर्ण भगत और एक गोपी चंद। तो पूर्ण भगत और गोपी चंद ये किसके सांग हैं? बालक राम के। बच्चों हम बात करेंगे कृष्ण गोस्वामी। कृष्ण गोस्वामी का एक सांग याद रखना है, दिलावर। ठीक है ना? बाकी सारे के सारे याद रखना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि सांगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए आपको
कोई भी सांगी है उसका प्रसिद्ध सांग याद रखना है, ठीक है। गोवर्धन सारस्वत, गोवर्धन सारस्वत में बच्चों दो सांग याद रखेंगे। गोवर्धन सारस्वत का एक प्रसिद्ध सांग महाभारत और एक प्रसिद्ध सांग है कृष्ण लीला। कृष्ण जन्म बच्चों किसका है? मांगेराम का, और कृष्ण लीला किसका है? गोवर्धन सारस्वत का सांग है। तो गोवर्धन सारस्वत के दो सांग, एक महाभारत और एक कृष्ण लीला, आपको याद रखना है। पंडित शंकरलाल, पंडित शंकरलाल के दो सांग याद रखेंगे। एक याद रखेंगे पद्मिनी, बड़ा इंपॉर्टेंट सांग है इनका। एक मोहर ध्वज, और एक याद रखिएगा बुरा बादल, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा इनको याद करने की, और जब 3-4 बार हम किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार पढ़ने से तो याद किसी के नहीं होंगे ये, लेकिन 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, और एक एक दो दो सांग ही याद रखना यदि आप एक एक क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो पंडित शंकरलाल के 3 सांग याद रख लेना, मोहर ध्वज, बुरा बादल और पद्मिनी। बच्चों हम बात करेंगे अहमद बख्श, अहमद बख्श थानेसरी। ये थानेसर कुरुक्षेत्र से थे, ठीक है। अहमद बख्श थानेसरी के दो सांग याद रखना है, एक तो कंस लीला, एक सोरठ, ठीक है, और एक चंद्र किरण। ये तीन याद रख लेना बच्चों। तो सोरठ, चंद्र किरण और कंस लीला ये किसके सांग है? अहमद बख्श थानेसरी के। हम बात करेंगे पंडित नेतराम और रामलाल। पंडित नेतराम और रामलाल का सबसे प्रसिद्ध सांग है सिल्ला सेठानी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों सिल्ला सेठानी जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा का पहला सफल सांग माना गया है। तो हरियाणा का पहला सफल सांग सिल्ला सेठानी होगा। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है मेरे दोस्त? सिल्ला सेठानी। इसके द्वारा रचित है, नेतराम के द्वारा। नेक्स्ट है पंडित दीपचंद। पंडित दीपचंद मेरे बच्चों हम बात करें तो शेरी खंडा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का जो नाम रहा है वो छज्जू राम रहा है। तो दीपचंद के गुरु का नाम आपसे कोई पूछ ले तो दीपचंद के गुरु का नाम बोलेंगे मेरे भाई छज्जू राम। क्या बोलेंगे आप लोग? छज्जू राम, ठीक है। और दीपचंद को हम क्या बोलते हैं? दीपचंद को हम बोलते हैं हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं, हरियाणा का कालिदास बोलते हैं, ठीक है, इसको दीपचंद को। और दीपचंद के बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट सांग हैं जिनमें एक तो सोरठ याद रखिएगा। एक सोरठ हमने पढ़ा है किसका? अहमद बख्श थानेसरी का। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, ये जरूर याद रखना। एक राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, एक नल दमयंती, एक नल दमयंती, ठीक है। तो सोरठ, राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती ये किसके हैं? दीपचंद के प्रसिद्ध सांग हैं। बच्चों एक सांगी हुए हैं समरूचंद। समरूचंद के जो सांग हैं उसमें याद रखिएगा पद्मावत, ठीक है। और पद्मावत के साथ साथ याद रखिएगा वन परो और चीर परो। तो वन परो, चीर परो, पद्मावत ये किसके सांग हैं? समरूचंद के सांग हैं, ठीक है ना। चलेगा बच्चों। कुछ और सांगी हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं हरदेव स्वामी की। हरदेव स्वामी की, तो हरदेव स्वामी में याद रखिएगा एक तो हीर रांझा, एक ज्ञानी चोर और एक चंद्र किरण, ठीक है। तो हीर रांझा, ज्ञानी चोर, चंद्र किरण ये हरदेव स्वामी के प्रसिद्ध सांग हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजे भगत की।
तो बाजे भगत में बच्चों आपको याद रखना है चंद्र किरण, जमाल और ज्ञानी चोर। बाजे भगत का जन्म कहाँ हुआ है? सिसाना सोनीपत में, जहाँ मांगेराम जी पैदा हुए, वहां पर आपको ध्यान रखना है बाजे भगत भी पैदा हुए हैं। बच्चों हम बात करेंगे चंदगी राम बगाना। चंदगी राम बगाना का एक आपको ध्यान रखना है सेठ उत्तम चंद। सेठ उत्तम चंद नाम का इनका सॉन्ग बड़ा काफी पॉपुलर रहा है चंदगी राम बगाना का। और एक है चांद की कोर, चांद की कोर। धर्मवीर बगाना ये हरियाणा के राजकीय सांगी है बच्चों, हिसार जिले से आते हैं। बगाना जो गांव है वो कौन से जिले का है? हिसार जिले का। और ये वर्तमान में हरियाणा के क्या है? राजकीय सांगी हैं। वर्तमान में ये हरियाणा के राजकीय सांगी हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के राजकीय सांगी कौन होंगे? धर्मवीर बगाना। और धर्मवीर बगाना का एक ही बच्चों पॉपुलर सॉन्ग है नरसी का भात। याद रखना है नरसी का भात, ठीक है। नेक्स्ट सांगी है रामकृष्ण व्यास। और आपसे कोई पूछ ले कि रामकृष्ण व्यास का जो संबंध है वो कहाँ से है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो रामकृष्ण व्यास का संबंध है नारनौंद से। और नारनौंद बेटा अब आपको पता होगा कौन से जिले में आता है? झांसी जिले में आता है। कौन से जिले में? झांसी जिले के अंदर, ठीक है। और इनका एक प्रसिद्ध सॉन्ग याद रखिएगा, गोपी चंद इनका सॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है, नल दमयंती इनका सॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूप कला इनका सॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रामकृष्ण व्यास भी एक बहुत बड़े सांगी आपके हुए हैं। कीजिएगा फटाफट नोट और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दादा लक्ष्मी चंद को बोलते हैं शेक्सपियर बेटा, दादा लक्ष्मी चंद को नहीं बोलते, शेक्सपियर। हाँ वो एक दो किताब में लिख रखा है, वो किताब तूने पढ़ ली होगी बस, इसलिए बोलते हैं दादा लक्ष्मी चंद को। है, दादा लक्ष्मी चंद को नहीं कहा जाता। शेक्सपियर जो कहा जाता है वो दीपचंद को कहा जाता है, कालिदास जो कहा जाता है वो दीपचंद को कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक दो किताब वालों ने शेक्सपियर लक्ष्मी चंद को बता दिया, इसलिए जो एक दो बच्चा है के दिमाग में बैठेगा कि लक्ष्मी चंद को बोलते हैं। सांग के जो सम्राट हैं वो लक्ष्मी चंद होंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सांग सम्राट की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो लक्ष्मी चंद को दी जाती है। लक्ष्मी चंद के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, एक बार फटाफट नोट कीजिएगा। सर जी ये सांग समझ में नहीं आ रहे बेटा, सांग इसलिए नहीं समझ में आ रहे ना क्योंकि सांगों में तुम दिलचस्पी लेते नहीं हो, ठीक है। तुम दिलचस्पी किस पे लेते हो? इंस्टाग्राम की रील के ऊपर, तो इसलिए वो समझ में आ जाती हैं। अब ये पहले की चीजें है ना, ये नाम भी पहले के हैं तो याद करने में थोड़ा समय लगेगा। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि एक बार पढ़े तुरंत याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाता तो बेटा आज हम नासा में काम कर रहे होते। यदि अपना दिमाग इतना खतरनाक होता कि एक बार पढ़ने के बाद सारा दिमाग में छप जाता, तो हम यहाँ हरियाणा में क्या कर रहे होते? हमें नासा वाले उठा ले जाते। तो आप कोशिश भी नहीं करते हो, दिक्कत ये है कि कोशिश भी नहीं करते हो, यानी कि आप दो तीन बार पढ़ो। अभी एक बार क्लास में पढ़ रहे हो, एक बार फिर तुम खुद पढ़ोगे लिख के, फिर एक बार और रिवीजन करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये नाम मैंने सुने हुए हैं। सर जी ट्रिक से याद करवा दो बेटा, इनकी क्या ट्रिक बनाऊं ये बताओ तुम। अब चंदगी राम बगाना की क्या ट्रिक बनाऊं? है
ये बताओ। और कोई एक सांगी हो तो ट्रिक बनाने में मजा भी आए। अब इतने सांगी हैं, इतने सांग हैं, कितनी ट्रिक बनाओगे? और जब ट्रिक याद हो जाएगी तो बेटा सांग ही याद हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ट्रिक कुछ नहीं है, 3-4 बार तुम पढ़ो, यही ट्रिक है। तुमने आज तक कितनी बातें ट्रिक से याद कर रखी है? कितनी किताबें तुमने ट्रिक से पढ़ रखी हैं बताओ? एक भी याद है? नहीं याद होंगी, है ना। चलेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों वेशभूषा का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है हमारा? वेशभूषा का टॉपिक है। ठीक है, इसको मैं आपको कल जो है ना वो थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से कवर करा दूंगा कि गुल्ली बंद क्या होता है, पगड़ी क्या होती है, कमीज क्या होता है, मुरेठा क्या होता है, साफा क्या होता है ना। वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कल जो है वो मैं आप लोगों को इसको कवर करा दूंगा पिक्चर के माध्यम से। वेशभूषा हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन वेशभूषा से भी पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि कोई भी जो वेशभूषा है बच्चों, हम अपने घर में भी देखते हैं तो वो 3 टाइप की वेशभूषा आपको दिखाई देगी। अपने घर में जो पुरुष आदमी है तो बच्चों वो अपनी वेशभूषा डालेंगे, उसे पुरुष वेशभूषा बोलेंगे। जो अपने घर में महिलाएं हैं बच्चों, वो स्त्री वेशभूषा को धारण करेंगी। और जो अपने घर में बच्चे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों वाली वेशभूषा पुरुष डाल लेगा या पुरुष वाली वेशभूषा बच्चों के आ जाएगी। तो बच्चों की अलग होगी, महिलाओं की अलग होगी, पुरुषों की अलग होगी। तो बच्चों हम अपने घर के अंदर वेशभूषा को 3 तरीके से पढ़ेंगे, 3 तरीके से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष वेशभूषा की। यानी कि आज के समय और पहले पुरुषों के द्वारा हरियाणा में कौन कौन सी वेशभूषा को धारण किया जाता था। बच्चों पहली वेशभूषा है गुल्ली बंद। गुली बंद तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गला बंद। ठीक है, और गले बंद का मतलब बच्चों यहाँ गले के अंदर हम एक मफलर जो है ना वो लपेटते हैं। अब सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा, तो जो गले के अंदर एक मफलर लपेटा जाता है उसी को तो हम गुली बंद बोलते हैं, जो बच्चों गले को बचाता है हवा से। तो गुली बंद जो है ना ये पुरुषों के द्वारा गले के अंदर धारण की जाने वाली क्या है, वेशभूषा है। इसको हम मफलर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मफलर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि गुली बंद जो है वो शरीर में कहाँ पर पहना जाता है। तो कई तो बोल देंगे टांग में पहना जाता है। टांग में तो पजामा पहना जाता है बेटा। तो गले में क्या पहना जाएगा? गले में गुली बंद। तो गुली बंद का मतलब है गला बंद, और गला बंद का मतलब क्या है? हवा से अपने गले की रक्षा करना। और उसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में मफलर बोल देते हैं। लेकिन पहले के लोग इसे गुलबंद बोलते थे, गुलीबंद बोलते थे। क्या बोलते थे? गुलबंद बोलते थे या गुलीबंद बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है पगड़ी। ठीक है ना, पगड़ी। बच्चों पगड़ी या इसको हम बोल देते हैं साफा। ठीक है, तो पगड़ी आपको पता है सिर के ऊपर धारण की जाएगी। मारवाड़ी ढंग से इसको सिर के ऊपर क्या है, लपेटा जाता है। आसान से टॉपिक है ये, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पगड़ी कहाँ धारण की जाती है? सिर पर। पगड़ी किसका प्रतीक मानी जाती है? शान का प्रतीक मानी जाती है। शान का प्रतीक, है ना। तो आजकल तो मेरे बच्चों पगड़ी वाले बूढ़े आपको गांव में देखने को ही नहीं मिलेंगे। आजकल तो जो है ना पगड़ी वगैरह जो है वो हमें दिखती ही नहीं है। लेकिन पहले के जो हमारे दादा हुए हैं, परदादा हुए हैं बच्चों, वो सिर के ऊपर हमेशा जो है पगड़ी धारण करते ही करते थे। क्योंकि पगड़ी जो है ना वो अपने हरियाणवी कल्चर के अंदर शान का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कमीज। अब देखिएगा कमीज जो है ना वो आप देखेंगे कि भाई सारे ही धारण कर लेते हैं। लेकिन वो आज के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो कि कमीज सारे धारण कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ये कमीज जो है ना ये एक कॉलरदार कुर्ता होता था जो हम पजामे के ऊपर पहले धारण करते थे। हम तो क्या धारण करते थे, हमारे जो दादा परदादा है वो धारण करते थे। तो कॉलरदार यानी कि कॉलर तो समझते होंगे ये वाले, ठीक है ना। तो कॉलरदार ये कुर्ता होता है था जो बच्चों धारण किया जाता था पुरुषों के द्वारा, और इसी को क्या बोलते हैं? कमीज बोलते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था मुरेठा को लेकर कि मुरेठा जो है ना ये कहां पर धारण की जाने वाली वेशभूषा है। तो मुरेठा जो है बच्चों ये टोपी ही होती है।
ठीक है ना। ये टोपी होती है, और टोपी आपको पता है सिर के ऊपर ओढ़ी जाती है। तो बच्चों सभी कैटेगरी के जो लोग हैं सिर के ऊपर पहले जिस टोपी को धारण किया करते थे उसको हम हरियाणा में मुरेठा बोला करते थे, ठीक है। तो मुरेठा जो है वो टोपी का एक प्रकार है जो पुरुषों के द्वारा बच्चों सिर के ऊपर धारण किया जाता था। इसके बाद है साफा। साफा सैनिक फैशन की पगड़ी जो होती है ना उसको हम साफा बोलते हैं, ठीक है। तो कल इनकी मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा, तो फोटो से आप समझ जाओगे। सैनिक फैशन की ये क्या होगी, पगड़ी होगी। और सैनिक फैशन की पगड़ी को हम क्या बोलेंगे, साफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साफा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कुर्ता। और कुर्ते को हम बच्चों हरियाणा वाले कुर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा कि ये बिना कॉलर की कमीज होती है। ये बिना कॉलर की कमीज होती है, ठीक है ना। तो हमने एक ऐसा कुर्ता पढ़ा जिसके कॉलर होता है उसको तो हमने कमीज बोल दिया, लेकिन जिसके बच्चों कॉलर नहीं होगा उसको हम हरियाणा वाले क्या बोल देते हैं, कुर्ता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कुर्ता बोल देते हैं, ठीक है ना। गोलीबंद वाला क्वेश्चन सीईटी में आया था, तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। बस तुम इकाई से बच्चों पढ़ते रहो। मैं आप लोगों के जो कमेंट देखता हूं ना वो ये देखता हूं कि अनावश्यक कमेंट बहुत ज्यादा करते हो, और जो बच्चे अनावश्यक कमेंट करते हैं इसका मतलब बच्चों वो सिलेक्शन लेने वाले नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड आप बात करोगे तो सिलेक्शन आएगा, पढ़ाई से हटके कोई बात करोगे तो सिलेक्शन थोड़ी आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिर एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं। तो वो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जो सीईटी दे के आया है वो तो बच्चों यहाँ पहले गोलीबंद से ही समझ गया होगा कि सेम टू सेम डिट्टो पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई गोलीबंद मुरेठा सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो जितनी भी वेशभूषा, जितने भी आभूषण, जितने भी सांग मैंने आपको बताए हैं ये सेम टू सेम डिट्टो आपको पेपर में दिखेंगे, ठीक है। तो हम बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना सा ही। ये थोड़ा सा अटपटा चैप्टर इसलिए लगेगा आपको क्योंकि बच्चों आज हम इस प्रकार की ना तो कोई प्रस्तुति देख पाते हैं, ना इस तरीके की कोई वेशभूषा धारण हम करते हैं। इसलिए ये आज से कई साल पीछे जाकर मैं आप लोगों को हरियाणवी कल्चर के बारे में चीजें पढ़ा रहा हूं, तो वो नाम आप लोगों को थोड़े से अटपटे जरूर लगेंगे, लेकिन बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय। और आपका जो मिसलेनियस पार्ट है वो 15 से 20 क्लास का है। 15 से 20 क्लास में आपका मिसलेनियस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त हरियाणा जो इकोनॉमिक्स है वो 4-5 क्लास की है। उसके बाद जो नए बच्चे हैं उनका सिलेबस आगे चलता जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं उनका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू। कल वाले नोट्स नहीं मिले, मिल जाएंगे बेटा, कल वाले भी मिल जाएंगे।